सो वेलकम बैक। तो हमने देखा कि टोटल मोमेंट थी, उस मोमेंट को हमने पहले सिंपली सपोर्टेड केस में बताया आपको कि टोटल पॉजिटिव मोमेंट ही थी, लेकिन फिर जब हमने रिस्ट्रेंट प्रोवाइड की, दोनों एंड को फिक्स किया, तो हमने कहा कि भाई दैट टोटल मोमेंट वुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन पॉजिटिव एंड नेगेटिव मोमेंट, और हमने कहा कि बट टोटल मोमेंट वुड रिमेन सेम। अब इन कंटिन्यूएशन ऑफ दैट डिस्कशन, so now if the beam AB carries the load W from a slab, अब अगर वही बीम AB, ठीक है, जिस पर हमने लोड QU डाला था, वो लोड QU जो है वो अपना लोड स्लैब से अगर ले रही है, कैरीज द लोड W फ्रॉम अ स्लैब, कैसी स्लैब से ले रही है, दैट हैज अ विड्थ L2, और L2 क्या है, परपेंडिकुलर टू L1। इस चीज़ को आप समझ लीजिए कि क्या चीज़ है। ये चीज़ मैं आपको यहाँ इसको स्क्रीन लेके समझा देता हूँ, क्योंकि स्क्रीन में हमारे पास इतनी जगह नहीं होती। तो अब हम क्या कह रहे हैं कि ये जो बीम थी वो ये बीम थी, ठीक है, फिक्सिटी देनी है तो हम फिक्सिटी दे देते हैं, ले ये फिक्सिटी दे दी, और इसको हम कह देते हैं कि ये ए है, इसको हम कह देते हैं कि ये बी है। ओके, ये ए बी बीम आपके पास थी। अब ये ए बी बीम जो है ये लोड ले रही है फ्रॉम दिस पर्टिकुलर स्लैब। ओके, स्लैब का जो यहां इस पर जो हमने लोड डाला हुआ तो क्यू यू डाला था, अब ये क्यू यू लोड इज बीइंग टेकन बाय दिस पर्टिकुलर स्लैब। आप ये समझ लें कि इस स्लैब पर से ये लोड ले रही है, और ये जो है ये अगर आपके पास L1 है, ये आपके पास L2 है, दैट वट एवर दैट इज। अब ये जो लोड इसके ऊपर आ रहा है, तो हम क्या कर रहे हैं, इस पूरे लोड को, ये जो सारा के सारा लोड है, इस लोड को इस विड्थ से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, देन दैट पर्टिकुलर लोड वुड बी कैरिड बाय दैट बीम। है ये स्लैब, ठीक है। हम ये समझाने के लिए कि मोमेंट किस तरीके से आ रही है इसके ऊपर, उसको ये हम एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं। हमने कहा एक बीम थी, बीम के ऊपर लोड क्यू यू था। अब वो जो क्यू यू लोड था, हम कह रहे हैं कि दिस क्यू यू लोड ऑन दैट पर्टिकुलर बीम इज कमिंग फ्रॉम अ स्लैब दैट हैज विड्थ L1। ये फिगर आपकी समझ में आई है तो वी कैन, हम फिर इसके ऊपर आ जाते हैं, ये जो हमारी यहां डिस्कशन थी कि नाउ कि इफ द बीम ए बी कैरीज द लोड W, लोड W ले रहा है फ्रॉम अ स्लैब, एक स्लैब से जिसकी विड्थ L2 है परपेंडिकुलर टू L1, जो उसकी डायरेक्शन L1 थी उससे वो ले रहा है। तो यहाँ अगर मेरे ख्याल में यहाँ बना दूँ तो शायद आपके लिए आसानी रहेगी। ये वो थी और ये हम कह रहे हैं कि ये वो स्लैब की विड्थ L2। तो ये हम क्या कह रहे हैं कि विड्थ L2 है और ये परपेंडिकुलर है L1 के। ये आपके पास L1 था और ये आपके पास L2 है, दिस इज L2। देन WU QU L2, WU किसके बराबर है, QU L2। तो यहां जो ये लोड लग रहे थे, ये लोड, इस सारे के सारे लोड को हम L2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो दैट लोड वुड आ जाएगा सारा के सारा बीम के ऊपर। जब टोटल मोमेंट आएगी तो ये आपके पास लोड हो गया, क्योंकि आपने बताया था कि मोमेंट इज इक्वल टू WL²/8। तो W किसके बराबर हो गया, QU/L2 के, और जो लेंथ है आपके पास यहाँ वो इस लेंथ में हम कंसीडर कर रहे हैं L1, तो फिर L1 का स्केल ले लेंगे डिवाइड बाय 8। तो दैट इज द टोटल पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट इन अ स्लैब, ठीक है। अब हमने जो लास्ट स्लाइड की डिस्कशन थी उसके हिसाब से क्या था कि ये मोमेंट डिस्ट्रीब्यूट होगी इनटू पॉजिटिव एंड नेगेटिव मोमेंट। तो हम इसको देखेंगे कि कैसे हो रही है। सो कीपिंग दिस फिगर इन माइंड, द क्लियर स्पैन LN, यहां वो थोड़ा कंसेप्ट हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि LN क्या है, क्लियर स्पैन क्या है, कौन सा स्पैन लेंथ हमने मोमेंट के लिए लेना है, ठीक है। तो क्योंकि आपको पता है कि सपोर्ट्स हैं, तो सपोर्ट्स के जो क्लियर डिस्टेंस है बिटवीन दी सपोर्ट्स वो लेना है। वो क्लियर डिस्टेंस क्या सेंटर टू सेंटर लेना है, वो कहां से लेना है, वो चूंकि आपने शेयर में भी देखा हुआ है, तो सेम सॉर्ट ऑफ कंसेप्ट जो है वो यहां भी इस्तेमाल हो रहा है। The clear span LN is measured face to face of supports in the direction in which moments are considered, but not less than 0.65 time the span length from center to center of the support। तो ये बड़ी आसान सी कंडीशन है, ये आप सब जानते भी हैं इस कंडीशन को। ये हम यहाँ से पेन ले लेते हैं कि ये जो आपके पास टोटल डिस्टेंस था वो L1 था। सपोर्ट के दरमियान अगर आप डिस्टेंस देख रहे हैं तो वो आपको ये नजर आ रहा है, तो ये डिस्टेंस आपने कंसीडर करना है इन कैलकुलेशन ऑफ द मोमेंट। लेकिन जो कंडीशन लगा रहा है आसान सी वो ये है कि बट नॉट लेस देन 0.65 टाइम द स्पैन लेंथ फ्रॉम सेंटर टू सेंटर। ये अगर आपके पास ये जो कॉलम है इतने बड़े डाल दिए हैं कि 0.65 टाइम से भी लेस हो रहे हैं तो फिर थोड़ी सी सिचुएशन खराब होगी, तो फिर आप ये नहीं ले सकते।
तो ज़रा कॉलम इतने बड़े नहीं होते नॉर्मली। अगर कॉलम को इतने बड़े डाल दिए कि आपका जो एल एन है, क्लियर डिस्टेंस है, वो 0.65 टाइम द स्पैन लेंथ हो रहा है, तो मतलब अगर आपके पास ये समझ ले कि L1 जो है ये अगर 10 है तो इसका 0.65 टाइम क्या हो जाएगा, 6.5 फिट। ये अगर 10 फिट है तो 0.65 जो होगा वो 6.5 फिट होगा। तो अगर इसका मतलब ये है कि 3.5 फिट, 1.5 फिट की सपोर्ट यहाँ से आ गई, 1.5 फिट की सपोर्ट यहाँ से आ गई, ये 1.5 या कितना 1.7 की तकरीबन। तो 1.7 फिट की सपोर्ट अगर आप दे रहे हैं तो फिर ये कंडीशन थोड़ी सी आपके लिए ट्रिकी हो जाएगी। तो फिर देन सिचुएशन वुड वेरी, और फिर आपकी जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मोमेंट होगी या जो क्लियर मोमेंट की जो कैलकुलेशन होगी वो फिर इतनी सिंप्लीफाइड नहीं रहेगी। अच्छा जी, यहाँ भी वही फिगर है। अब हम क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो जो पॉजिटिव और नेगेटिव मोमेंट की बात थी उसकी हम कंटिन्यूएशन कर रहे हैं। द फेस ऑफ द सपोर्ट वेयर द नेगेटिव मोमेंट शुड बी कैलकुलेटेड इज इलस्ट्रेटेड इन द फिगर। क्योंकि हमें पता चला कि अब यहाँ जो सपोर्ट थी यहाँ हमें नेगेटिव मोमेंट लेनी थी। अब इस नेगेटिव मोमेंट की किस पर्टिकुलर जगह के ऊपर हमने नेगेटिव मोमेंट लेनी है वो बताने की कोशिश कर रहे हैं, वो इज इलस्ट्रेटेड इन द फिगर। तो अगर आप ये देख रहे हैं तो ये जो लाइन है एल एन वाली, इस जगह के ऊपर नेगेटिव मोमेंट आ रही है। जो हमने कैलकुलेशन की थी फेस ये क्लियर डिस्टेंस के लिए, वो जो डिस्टेंस आना था वहाँ हमने नेगेटिव मोमेंट लेनी होगी, जो कि हमारे पास यहाँ आ रही। तो अगर आप इस पैन में जाएंगे तो आपके पास यहाँ नेगेटिव मोमेंट आ रही होगी, यहाँ जाएंगे तो यहाँ नेगेटिव मोमेंट आ रही होगी। तो सेंटर लाइन के ऊपर नहीं आएगी, एट द फेस ऑफ द सपोर्ट के ऊपर आएगी। द लेंथ L2 इज मेजर्ड, ये जो लेंथ L2 है इज मेजर्ड इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू Ln। इस Ln के परपेंडिकुलर आपने मेजर करनी होगी, इक्वल टू द डायरेक्शन बिटवीन टू सेंटर ऑफ द सपोर्ट। अब यहाँ जो आपने अगर ये मोमेंट लेने जा रहे हैं, इस मोमेंट के लिए आपने देखा था कि हमने वहाँ W इंटू ये वाली लेंथ हमने मल्टीप्लाई की, तो ये लेंथ जो होगी फिर वो सेंटर टू सेंटर वाली लेंथ होगी। ठीक है, तो डू नॉट गेट कंफ्यूज। जब आप इसकी, मैंने इसलिए आपको बताया कि आप यहाँ एक स्टेप देखें और उसके बाद जब हम आगे वाले लेक्चर में इसकी एग्जांपल्स कर रहे होंगे तो फिर आप इसको जाके देखेंगे तो थिंग्स आर वेरी मच सिंप्लीफाइड। ठीक है, तो डू नॉट गेट कंफ्यूज। तो यहाँ चूँकि समझाना ज़रूरी है, आपको भी पता चलना ज़रूरी है, ताकि आगे चल के आपने भी किसी लोगों को समझाना है, तो इसलिए इस चीज़ को हम जा रहे हैं। गो के दिस साउंड्स अ बिट कॉम्प्लिकेटेड, इसमें कोई शक की बात नहीं है, क्योंकि चंक ऑफ इन्फॉर्मेशन आ रही है ना, इट्स वेरी हार्ड टू एब्जॉर्ब ऑल दिस इन्फॉर्मेशन एट अ टाइम। तो इसीलिए मैंने आपने देख रहे हैं कि मैं ब्रेक्स भी ले रहा हूँ ताकि आप पार्ट्स के अंदर इसको समझने की कोशिश कर लें। बहरहाल ये जो चीज़ है ये तो बड़ी सिंप्लीफाइड चीज़ है और आप इसको बार बार देख भी चुके हैं। एंड इक्वल्स द डायरेक्शन बिटवीन सेंटर टू सेंटर ऑफ द सपोर्ट। तो ये जो विड्थ ऑफ द सपोर्ट आपने लेनी है इस डायरेक्शन के अंदर जब आप कैलकुलेशन कर रहे हैं ये वाली, तो फिर यहाँ सेंटर टू सेंटर लेंगे। मतलब यहाँ अगर आप इसको देखेंगे कि जो मैं आपको यहाँ समझा दूँ, यहाँ चूँकि जो आप मोमेंट ले रहे हैं वो आप लेते हैं WL²/8। अब W क्या लेना है, W इज इक्वल टू Q इंटू L2। L2 जो है ये L2 जो होगा फिर ये वाला डिस्टेंस होगा सेंटर टू सेंटर वाला, और ये जो L होगा ये L होगा, ये L वुड बी इक्वल टू Ln, और ये L होगा फ्रॉम द फेस ऑफ द सपोर्ट वाला। ये इसके अंदर समझने की चीज़ थी। 2 L है, एक L जब आप लोड के लिए ले रहे हैं तो लोड के लिए जो साथ मल्टीप्लाई हो रहा है दैट वुड बी सेंटर टू सेंटर, और जो आप मोमेंट का, क्योंकि ये स्केयर की फॉर्म में आना, अगर आप ये देख रहे हैं L स्केयर आ रहा है, स्केयर की फॉर्म में जो आना है दैट वुड बी टेकन एज Ln, जो कि आपके पास क्लियर स्पैन होगा फेस टू फेस वाला। सो मूविंग हेड, the total moment m naught calculated in the long direction will be referred to as m naught L। क्योंकि 2 डायरेक्शन होंगी, या तो स्केयर होगा, दोनों डायरेक्शन सेम होंगी, फिर तुम्हारी लिए ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी, क्योंकि स्केयर है, दोनों डायरेक्शन के अंदर सेम स्पैन लेंथ है। लेकिन अगर आपके पास रेक्टेंगुलर है तो वन डायरेक्शन वुड बी लॉन्गर एंड द अदर वुड बी शॉर्टर। तो एज द लॉन्गर डायरेक्शन वुड बी कंसिडर्ड एज m naught L, वेयर L इज फॉर द लॉन्गर, एंड इन द शॉर्ट डायरेक्शन वुड बी m naught S, एंड दैट वुड बी कंसिडर्ड एज द शॉर्टर डायरेक्शन। वंस द टोटल मोमेंट m naught इज कैलकुलेटेड इन वन डायरेक्शन, जब आपने एक डायरेक्शन के अंदर ले लिया इन द लॉन्ग डायरेक्शन, या इफ़ यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम द शॉर्टर डायरेक्शन, तो जो एक डायरेक्शन में ले लिया, तो लेट सपोज वी आर कंसिडरिंग दैट टू बी लॉन्गर डायरेक्शन, इट इज डिवाइडेड इनटू अ पॉजिटिव मोमेंट mp एंड नेगेटिव मोमेंट mn, सच दैट m naught इज इक्वल टू mp प्लस mn। ये लास्ट स्लाइड में हमने आपको पहले भी समझा दिया है कि जब आपने एक डायरेक्शन के अंदर टोटल मोमेंट ले ली, देन दैट टोटल मोमेंट वुड बी डिवाइडेड इनटू पॉजिटिव एंड नेगेटिव मोमेंट। वो किस रेशियो में डिवाइड होगी वो मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि आगे चल के आने वाली है। लेकिन ये यहाँ ये बताना जरूरी है कि वो डिवाइड होगी। क्यों डिवाइड होगी? डिपेंडिंग अपॉन द रिस्ट्रेंट प्रोवाइडेड बाय द सपोर्ट।
देन ईच मोमेंट, अब ये जो सबसे कंफ्यूजिंग चीज़ है जिसमें मेरा एक्सपीरियंसेस रहे हैं, स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। अब ये जो पॉजिटिव मोमेंट और नेगेटिव मोमेंट आई थी ना, टोटल मोमेंट आई, उसको आपने डिस्ट्रीब्यूट किया पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, पॉजिटिव एंड नेगेटिव में। अब ईच पॉजिटिव एंड ईच नेगेटिव मोमेंट वुड बी फर्दर डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस द विड्थ ऑफ द स्लैब बिटवीन द कॉलम एंड द मिडल स्ट्रिप्स। अब ये पॉजिटिव मोमेंट और ये नेगेटिव मोमेंट कॉलम और मिडल स्ट्रिप में डिस्ट्रीब्यूट होगी, जिसके लिए जो डायरेक्ट डिजाइन मेथड है वो सारा पेन, ये पर्टिकुलर पेन को रिड्यूस करता है। इफ यू गो फॉर द एग्जैक्ट एनालिसिस देन दिस इज रियली वेरी मच पेनफुल। तो डायरेक्ट डिजाइन मेथड है, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मोमेंट है इसके कोएफिशिएंट दे देता है और इसके उसने टेबल बना दिए हैं और बड़ी आसानी के साथ डिपेंडिंग अपॉन दी जो स्लैब्स की कंडीशन है उसके हिसाब से बड़े आसानी के साथ हम देखेंगे, आप देखेंगे जब हम डिज़ाइन एग्जाम्पल करेंगे, बहुत सिंपलिस्टिक तरीके से हमारे पास ये मोमेंट्स हम इसकी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हम यकीनन देखेंगे। अब ये किस तरीके से तकसीम होंगी, तो इसके लिए हम देख रहे हैं कि IP स्टैंड फॉर द इंटीरियर पैनल वाइल EP स्टैंड फॉर द एक्सटीरियर पैनल। तो ये हमने एक पर्टिकुलर इंटीरियर पैनल ले लिया है। तो इंटीरियर पैनल में ये एक डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन में जो मोमेंट आएगी वो ये आएगी, और ये मोमेंट जो पॉजिटिव और नेगेटिव में डिस्ट्रीब्यूट होगी वो पॉजिटिव वुड बी 35% एंड द नेगेटिव वुड बी 65%। इन द सिमिलर फैशन जो शॉर्टर डायरेक्शन में होगी वो ये मोमेंट आएगी और ये इसी तरीके से MP और MN के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होगी। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन, जो रेशियो हम बता रहे हैं कि तकसीम होना है पॉजिटिव और नेगेटिव मोमेंट में, वो इस पर्टिकुलर रेशियो से होना है कि 65% जो होगा वो नेगेटिव होगा और 35% जो होगा दैट वुड बी पॉजिटिव होगा। अब ये जो हमने कहा कि कॉलम और मिडल स्ट्रिप में डिवाइड होनी है, तो अगर इस चीज़ को समझने के लिए कि क्यों डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, मैं चाहता हूं कि मैं इसको एक अच्छी तरीके से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं। ये एक स्क्रीन लेता हूं और इस पे आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि ये क्या कहानी हो रही है। देखिए भाई, ये चीज़ बड़े गौर से आपने देखनी है। ये एक बीम है हमारे पास, एक लाइन एलिमेंट है, बीम इज़ ए लाइन एलिमेंट। ठीक है, सपोर्ट आप समझ लें कि फिक्स करना है तो आप फिक्स ले लें, क्योंकि बिकॉज वी आर कंसिडरिंग फिक्स। अगर मैं इसके ऊपर एक ये लोड लगा देता हूं, ये P या Q या W वटेवर, तो आप सब जानते हैं कि इसके अंदर इस किस्म की डिफ्लेक्शन आएगी। ठीक है, अब अगर इस पर्टिकुलर पॉइंट से गुजरता हुआ मैं एक बीम ये ले लूं, तो ये बीम भी इसी तरीके से डिफ्लेक्ट होगी यूं। ठीक है, इसी पॉइंट से गुजरते हुए अगर मैं एक बीम ये ले लूं, इसी पॉइंट से गुजरते हुए मैं एक बीम ये ले लूं, मैं एक बीम ये ले लूं, समझ रहे बात को। अब इन सारी चीजों को देखते हुए अगर आप इसको इस स्लैब के अंदर लेकर आ जाएं, ये एक स्लैब थी, स्लैब में मैंने लोड यहां लगा दिया था और ये लोड एक लाइन एलिमेंट ये लगाया, एक लाइन एलिमेंट ये लगाया, एक ये लगाया, एक ये लगाया, तो ये जो पॉइंट है ये पॉइंट डिफ्लेक्ट होगा डाउनवर्ड। आप सब कॉमन हमारा सेंस ये कहता है दिस पॉइंट डिफ्लेक्ट होगा डाउनवर्ड। अगर ये डाउनवर्ड डिफ्लेक्ट होगा तो इसका मतलब ये है कि ये लोड जो था, ये लोड इस पर्टिकुलर बीम को भी डिफ्लेक्ट कर रहा है, इस बीम को भी डिफ्लेक्ट कर रहा है, इस बीम को भी डिफ्लेक्ट कर रहा है, इसको भी कर रहा है, और इसके अंदर से जितने पॉइंट गुजर सकते हैं उन तमाम को ही डिफ्लेक्ट करेगा। क्यों कर रहा है, सवाल अब ये है, क्योंकि जो मोमेंट की डिस्ट्रीब्यूशन है इसका मतलब ये है कि डिफ्लेक्शन आती है। डिफ्लेक्शन क्यों आती है, वो मोमेंट क्रिएट करती है डिफ्लेक्शन, क्योंकि जो ट्रांसवर्स लोडिंग होती है वो दो चीजें क्रिएट करती हैं, वो या तो शेयर प्रोड्यूस करती है या मोमेंट प्रोड्यूस करती है। ठीक है, मोमेंट क्या करती है, मोमेंट उसके अंदर रोटेशन प्रोड्यूस करती है, मोमेंट उसके अंदर डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस करती है। इफ अ स्लैब इज बीइंग डिफ्लेक्टेड एट एनी पर्टिकुलर पॉइंट, इसका मतलब ये है कि देयर आर सर्टेन एक्सटर्नल मोमेंट बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय दैट एक्सटर्नल लोड। ठीक है जी, वो लोड एक्सटर्नल मोमेंट प्रोड्यूस कर रहा है और उस मोमेंट की वजह से डिफ्लेक्शन आ रही है। अब अगर आप इस पर्टिकुलर जगह को देखेंगे, एक जगह सेंटर के ऊपर स्लैब के हमने लोड लगाया था और वो स्लैब इस प्याला शेप में, इस शेप में डिफ्लेक्ट हो गई, इस शेप में डिफ्लेक्ट हो गई इस जगह की। तो इसका मतलब ये है कि अक्रॉस जितनी भी मैं इसमें लाइनें लगाऊं, सब के सब लाइन एलिमेंट, एंड इफ दोज लाइन एलिमेंट आर पार्ट ऑफ अ बीम, तो वो तमाम चीज़ें डिफ्लेक्ट कर रही हैं। इसका मतलब ये है कि मोमेंट जो है वो हर डायरेक्शन के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। इस लोड की वजह से जो मोमेंट आ रही है वो हर डायमेंशन के अंदर, हर डिग्री के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। ये बात बड़ी की बात है और इसको
समझने की कोशिश करें, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूट हो रही है पूरे के पूरे में। अब यही डिस्ट्रीब्यूशन ही हमारा पेन है, इसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम वो कर रहे हैं कि ये जो मोमेंट की डिस्ट्रीब्यूशन है। अब आप जानते हैं कि यहां जो मोमेंट थी वो ये थी, यहां मोमेंट नेगेटिव थी, यहां मोमेंट नेगेटिव थी, यहां मोमेंट पॉजिटिव थी। तो इसका मतलब ये कि जो बीम का जो सेंटर होगा स्लैब का, वहां पॉजिटिव मोमेंट आ रही होंगी, और जो स्लैब के कॉर्नर्स हैं, एजिज हैं, वहां नेगेटिव मोमेंट आ रही होंगी। अब ये लोड तो मैंने सिर्फ सेंटर पे लगाया था। अब हमारी जो स्लैब है उसमें लोड आप देखते हैं कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है, तो हर लोड हर पॉइंट के ऊपर मोमेंट प्रोड्यूस कर रहा है। तो ये एक बड़ी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन हो गई ना कि हर लोड हर पॉइंट के ऊपर मोमेंट प्रोड्यूस कर रहा है। तो फिर अगर इस तरीके से आप हर लोड की हर पॉइंट के ऊपर मोमेंट कैलकुलेट करने लग जाएंगे तो फिर तो इन्फिनिट पॉइंट हो जाएंगे। टू मेक लाइफ ईजियर, तो वो डायरेक्ट डिजाइन मेथड हमारी इसी मोमेंट्स की जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी लाइफ को आसान बनाता है, और उसको कॉलम और मिडल स्ट्रिप के अंदर तकसीम कर रहा है। और फिर हम हर नेगेटिव को भी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं कॉलम में, हर पॉजिटिव को भी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं इनटू कॉलम एंड मिडल स्ट्रिप्स के अंदर। तो यहाँ ये चीज़ मैंने कोशिश की कि शायद ये चीज़ आसान हो जाए, वो हो सकता है कि इसने चीज़ आपके कंसेप्ट को मज़ीद कम्प्लेक्स बना दिया हो। तो आई रियली अपॉलोजाइज अगर इसने मज़ीद चीज़ों को कम्प्लेक्स किया है। तो मैं ये सिर्फ समझाना चाह रहा था कि जो एक्सटर्नल लोड होता है वो किस तरीके से मोमेंट्स को प्रोड्यूस करता है, और ये क्यों हम मोमेंट को डिस्ट्रीब्यूट करवा रहे हैं। तो ये सारा जो मेरे समझाने का मकसद था वो ये था कि हम मोमेंट क्यों डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, क्योंकि नेचुरली जहन में सवाल आता है ना कि क्यों हम मोमेंट को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, ठीक है। तो वो इसलिए हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं कि बिकॉज लोड इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, और हर कोने के ऊपर जो लोड लगा हुआ है, अगर इस कोने के ऊपर जो लोड लगा हुआ है, इस लोड का असरात यहां तक आ रहे हैं। आप जानते हैं ना कि मैंने ये मोमेंट प्रोड्यूस की थी, ये लोड लगाया था मैंने, इस लोड्स की वजह से मोमेंट यहां भी प्रोड्यूस हुई। ऑन दी कॉन्ट्ररी, अगर मैं एक और आपके पास ये वाइट स्क्रीन ले लेता हूं, अब अगर आप ये देखें कि ये वही फिक्स सपोर्टेड एंड सपोर्टेड थी, ठीक है, और मैंने लोड यहां लगाया, इसकी वजह से भी मोमेंट इसकी वजह से मोमेंट यहां भी प्रोड्यूस होगी, यहां भी प्रोड्यूस होगी, यहां भी प्रोड्यूस होगी। मोमेंट डायग्राम आप जानते हैं कि बनेगी। अब अगर मैं लोड को यहां लगा दूं, उसकी वजह से भी पूरे थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द बीम जो है वो मोमेंट्स प्रोड्यूस होंगी। तो जो मैं समझाना चाह रहा हूं कि आप किसी भी जगह के ऊपर लोड लगाएंगे तो ऑल अक्रॉस द लेंथ ऑफ द बीम इट विल प्रोड्यूस द बेंडिंग मोमेंट। अब इंटेंसिटी ऑफ द मोमेंट डेफिनेटली वुड वेरी। तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हम इसीलिए तो बनाते हैं कि किसी लोड की वजह से बेंडिंग मोमेंट की डिस्ट्रीब्यूशन कितनी आ रही है। तो स्लैब के अंदर भी यही है कि चूंकि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऊपर से आ रहा है, तो हर लोड हर जगह के ऊपर मोमेंट प्रोड्यूस कर रहा है। हम अपनी लाइफ को सिंपल करने के लिए कह रहे हैं कि भाई टोटल पॉजिटिव मोमेंट m0 थी, एंड देन वी डिवाइडेड रादर, या डिस्ट्रीब्यूट कह लें, डिस्ट्रीब्यूटेड दैट मोमेंट इनटू पॉजिटिव एंड नेगेटिव मोमेंट। और जो रेशियो हमने रखा, हमने कहा कि जो नेगेटिव मोमेंट होगी दैट वुड बी 65% ऑफ द टोटल मोमेंट, एंड जो पॉजिटिव मोमेंट होगी दैट वुड बी 35% ऑफ द टोटल मोमेंट। एंड देन वी सेड इन द लास्ट स्लाइड, वी सेड कि ईच पॉजिटिव मोमेंट वुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस द विड्थ ऑफ द स्लैब। If you are considering this edge beam, so across the width of the slab that would be distributed, across the width of the slab this would be distributed, the negative moment. And then in the center, जब हमारे center में positive moment थी, each positive moment would be distributed across the width of the slab, across the width of the slab, क्योंकि because this is a continuous panel, चारों तरफ ये हम कह रहे हैं कि कंटिन्यूटी को हम कंसीडर कर रहे हैं, हम एच पैनल को अभी तक डिस्कस नहीं कर रहे। तो वो क्या हो रही है, हर नेगेटिव मोमेंट भी डिस्ट्रीब्यूट हो रही है अक्रॉस द विड्थ, हर पॉजिटिव मोमेंट भी डिस्ट्रीब्यूट हो रही है अक्रॉस द विड्थ। एंड वी कीप दिस इन माइंड कि वी आर ओनली डिस्कसिंग ओनली वन डायरेक्शन राइट नाउ। तो ये जो लॉन्गर डायरेक्शन थी, जो आप मेरे इसके परपेंडिकुलर, हम सिर्फ इस डायरेक्शन को देख रहे हैं, और जब हम इस डायरेक्शन को देखेंगे जो कि अक्रॉस चल रही होगी, तो फिर वहां भी मोमेंट होगी, फिर वो मोमेंट इस तरह डिस्ट्रीब्यूट होंगी, ठीक है ना। तो ये फिर हम आप स्टेप बाय स्टेप चलते रहेंगे। तो यहां हम डिस्कस करने जा रहे हैं कॉलम एंड मिडल स्ट्रिप को, ठीक है। तो ये हम एक स्लैब कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है, एंड वी आर सेइंग CS स्टैंड फॉर द कॉलम स्ट्रिप। अगर आप यहां देखेंगे तो ये CS आपको नजर आ रहा है, तो दिस स्टैंड फॉर द कॉलम स्ट्रिप, ये भी कॉलम स्ट्रिप, एंड दिस MS स्टैंड फॉर द मिडल स्ट्रिप। एंड व्हाट वी आर शोइंग हियर इज दैट कि ये एक स्लैब है, और स्लैब इज बीइंग सपोर्टेड ऑन 4 सर्कुलर कॉलम। अगर आपको नजर आ रहे होंगे तो ये A इज अ सर्कुलर कॉलम, B, C एंड D, दीज 4 आर द सर्कुलर कॉलम, एंड दिस पर्टिकुलर स्लैब इज रेस्टिंग। आप देख रहे हैं कि आपको बीम्स नजर नहीं आ रही, कि ये जो स्लैब है इज रेस्टिंग ऑन दिस 4 कॉलम्स। अब हम बात कर रहे हैं कि व्हाट इज कॉलम स्ट्रिप एंड व्हाट इज द मिडल स्ट्रिप। तो हम ये कह रहे हैं कि जो कॉलम के ऊपर विड्थ के ऊपर चल रही है, ये दिस इज द कॉलम स्ट्रिप। यहां से इस डायरेक्शन में जाएंगे तो ये कॉलम स्ट्रिप,
ये आएंगे तो ये कॉलम स्ट्रिप, ये कॉलम स्ट्रिप, तो ये जो बीच वाला पोर्शन है ये फिर आपके पास मिडल स्ट्रिप आ जाता है। इसको हम यहाँ बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो फिगर शोज एन इंटीरियर पैनल ऑफ अ टू वे स्लैब सपोर्टेड ऑन कॉलम्स ए बी सी एंड डी। इफ द पैनल इज लोडेड यूनिफॉर्मली द स्लैब विल डिफ्लेक्ट इन बोथ डायरेक्शन। ठीक है, तो अब जो मेरे लास्ट जो हमने व्हाइट स्क्रीन के ऊपर आपको समझाने की कोशिश की थी, तो वो बात यहाँ आ रही है कि द स्लैब इज लोडेड यूनिफॉर्मली द स्लैब विल डिफ्लेक्ट इन बोथ डायरेक्शन विद मैक्सिमम डिफ्लेक्शन एट द सेंटर ओ। इस सेंटर ओ के ऊपर हम कह रहे हैं कि मैक्सिमम डिफ्लेक्शन आ रही होगी। ठीक है, यहां तक समझा, आगे चले। द हाईएस्ट पॉइंट विल बी एट द कॉलम ए बी सी एंड डी। अब आपने अगर याद होगा आपको कि जो हमने बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की शक्ल बनाई थी वो यूं बनाई थी, या मैं अगर बना दूं आपको जस्ट फॉर योर रिमाइंडर, तो हमने ये बना के हमने कहा ये, तो ये पॉइंट कैसे हैं, ये दीज आर कंसिडर, क्योंकि ये आपको पता है कि ये 65% था, हमने कहा था ये 0.65 है, और ये हमने कहा कि ये जो होगा दैट वुड बी 0.35, तो दिस इज 65%, so these are the highest point, so that's why we are saying the highest point will be at the column A, B and C, D, thus the part of the slab around the column will have a convex shape। तो around the column जो होगी वो convex shape बना रही होगी। ठीक है, convex और concavity आपको पता है कि क्या है, तो हम ये कह रहे हैं कि around the, क्योंकि ये डिफ्लेक्ट होगी तो ये कॉलम के ऊपर ये यूं होने की कोशिश कर रही होगी। ये कॉलम है ना, ये यूं था, जब ये यूं डिफ्लेक्ट हो रही है तो फिर ये यूं होने की कोशिश कर रही है। ठीक है, तो ये कन्वेक्सिटी आ रही है इसके अंदर, ये अगर आप देख रहे हैं तो दिस इज व्हाट कन्वेक्सिटी वी आर कॉलिंग इट। गो के कॉलम ने इसको पकड़ के रखा हुआ है, ये इसको उठने नहीं दे रहा कॉलम इसको यूं, क्योंकि इसके साथ इसने रिस्ट्रेंट प्रोवाइड की हुई है, लेकिन इस रिस्ट्रेंट की वजह से तो नेगेटिव मोमेंट आ रही है ना। अगर ये रिस्ट्रेंट नहीं होता, सिंपली सपोर्टेड होता, तो फिर यहाँ हमारे लिए ख्वारी नहीं होती, यहाँ तो फिर रिस्ट्रेंट ही प्रोवाइड नहीं होती। अब कॉलम ने इसको पकड़ा हुआ है और ये यूं डिफ्लेक्ट हो रही है, तो फिर यहाँ ये जो मोमेंट प्रोड्यूस कर रहा है वो कन्वेक्सिटी प्रोड्यूस कर रहा है, जो कि हम यहाँ मेंशन कर रहे हैं कि कन्वेक्स शेप। A gradual change in the shape of the slab occurs from convexity at the column to the concavity at the center of the panel O. Each radial line crossing a point of inflection, जो कि मेरे ख्याल में मैंने यहाँ शायद दिखाई है, कहीं दिखाई, जो आगे आ जाएगी। The panel can be divided into 3 strips. One in the middle along EOG. तो अगर आप इसको देख रहे हैं EOG, this is known as the middle strip, referred to as the middle strip. The strip along the EOG will have negative bending moment at E and G. तो इस strip के यहाँ जो E पर और G के ऊपर negative bending moment होगी, and a positive bending moment at O, forming a middle strip, जो कि आपके पास middle strip form कर रही होगी। One on each side along AFB and DHC, referred to as the column strip. तो दिस इज द मिडल स्ट्रिप। मिडल स्ट्रिप की भी पॉइंट ई और जी के ऊपर नेगेटिव होगी। ए एफ बी ये आपके पास कॉलम स्ट्रिप, डी एच सी ये आपके पास कॉलम स्ट्रिप। इसी तरीके से ए ई डी कॉलम स्ट्रिप, बी जी सी ये भी एक आपके पास कॉलम स्ट्रिप होगी। ये आप देख लेंगे फर्दर आ गई, तो अब जो कंसेप्ट ऑफ कॉलम और मिडिल स्ट्रिप का था तो वो ही आपके पास क्लियर हो जाएगा। ये कॉलम स्ट्रिप आपके पास आ रही है जो ऑरेंज में है, या जो भी इसका कलर आप कह लें, ये कॉलम स्ट्रिप है। जो ग्रीन है दैट इज द मिडिल स्ट्रिप। तो मिडिल स्ट्रिप विल हैव द पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट एंड दिस कॉलम स्ट्रिप विल हैव द नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट। वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मोमेंट क्या होगी, वो ये सारे का सारा डायरेक्ट डिजाइन मेथड ये इसी हमको कर। अब ये जो विड्थ है वो कितनी होगी, वो जो ये एक डायरेक्शन एल वाई है लॉन्गर स्पैन और एल एक्स इज द शॉर्टर स्पैन। तो शॉर्टर स्पैन का 25% वुड बी द विड्थ ऑफ द कॉलम स्ट्रिप। तो अगर आप देख रहे हैं एल एक्स बाई 4 का मतलब ये है कि 25%, 1/4 है। ठीक है, तो 1/4 ऑफ द शॉर्टर डायरेक्शन वुड बी द विड्थ ऑफ द कॉलम स्ट्रिप। अब अगर आप ये कॉलम स्ट्रिप को देख रहे हैं तो सेंटर लाइन के ये इस स्पैन के अंदर भी जा रहा है, इस स्पैन के अंदर भी जा रहा है, इस स्पैन के अंदर भी जा रहा है। तो ये कॉलम स्ट्रिप आ गया, ये आप देख रहे हैं तो यहां भी जा रहा है, यहां भी जा रहा है। तो यहां जो अब इस पर्टिकुलर स्लैब के ऊपर जो मोमेंट आ रही है वो यहां डिवाइड होंगी और यहां डिवाइड होंगी। यहां जो कंटिन्यूटी जा रही है वो आपके पास यहां डिवाइड होंगी और यहां डिवाइड होंगी। ठीक है, ये चल के आगे एग्जाम्पल से भी आपको क्लियर होगा। तो यहां तक आपको मिडल स्ट्रिप और कॉलम स्ट्रिप का पता चल जाना चाहिए कि क्या है, और जो इनकी विड्थ है कॉलम स्ट्रिप की वो क्लियर हो जानी चाहिए कि दिस इज 1/4 ऑफ द शॉर्टर डायरेक्शन होगी। ठीक है, एंड देन विल सी के मोमेंट की डिस्ट्रीब्यूशन इसमें कैसे आएगी। So considering a strip along AFB, the strip bends like a continuous beam.
ये जो स्ट्रिप है वो कंटिन्यूस बीम के तौर पर डिफ्लेक्ट होगी, जो कि आपको यहाँ नजर आ रही होगी। ये उस फिगर का तो जो मैं कह रहा था आने वाली मैंने दिखाई। तो ये अगर आप देखेंगे तो ये वो कन्वेक्सिटी नजर आ रही है और ये आपको कनकेविटी नजर आ रही है। ठीक है, दिस इज द पॉजिटिव मोमेंट एंड दिस इज द नेगेटिव मोमेंट। तो ये वो इस तरीके से ये स्ट्रिप आपके पास AFB होगी, क्योंकि यहां अगर आप देख रहे हैं ये B इज द सेंटर लाइन, और इसके इस तरफ अगर आप जा रहे हैं तो फिर ये आप दूसरे जो स्लैब का जो दूसरा वाला रीजन है, क्योंकि हम पैनल है, एक पैनल ये था, इस पैनल के जो एडजेसेंट पैनल था उस पैनल के अंदर आप घुस गए। ए से अगर आप इस तरफ जा रहे हैं तो फिर आप इस साइड वाले पैनल के अंदर घुस गए हैं। ठीक है, तो आप अपनी डायमेंशन को वहां से देख सकते हैं। Having negative moments at A and B and positive moment at F, this strip extends between two columns A and B and continues on both sides of the panel, forming a column strip. So this is what the column strip is, and this is how the deflected shape is. And these point X जो होंगी, these are known as the point of inflection. ये आप already जानते हैं, where the bending moment changes its sign. तो ये नेगेटिव से पॉजिटिव हो रही है, ये पॉजिटिव से नेगेटिव हो रही है। ठीक है, तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के बारे में आप ऑलरेडी जानते हैं। तो ये इसी तरीके से अगर आप देखेंगे तो AOC वाली है, इस डायमेंशन के अंदर अगर आप एक स्ट्रिप ले रहे हैं तो ये AOC में जाएगी। तो यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव और यहाँ फिर नेगेटिव। ओके, तो सेक्शन एट OEFG and H will have positive bending moment. तो ये अगर आप देखेंगे सेक्शंस OEFGH will have positive bending moment, whereas the periphery of the column will have maximum negative bending moment. तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ से अगर आपने देखना है तो यहाँ जो इसकी मोमेंट बनेगी इस जगह के ऊपर वो यूं बनेगी, ये तो ये पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट है, इसका मतलब इस जगह के ऊपर पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट आई। इसी तरीके से अगर आप ये डायग्राम यहाँ बनाते हैं, शायद आगे आ ना रही हो, नहीं, ठीक है, यहाँ आप बनाते हैं तो यहाँ इसकी जो मोमेंट बनेगी वो ये बनेगी। ठीक है, ये थोड़ी सी गड़बड़ बन गई, तो ये जो पॉजिटिव मोमेंट है वो यहाँ जा रही है। इसी तरीके से यहाँ से जो पॉजिटिव मोमेंट होगी वो यहाँ आएगी, इसकी जो पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट होगी, ठीक है, वो आपके पास ये आएगी, तो ये पॉजिटिव मोमेंट ये आ गई। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि AEFGH विल हैव पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट, वेयर एज द पेरिफेरी ऑफ द कॉलम विल हैव द मैक्सिमम नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट। ठीक है, यहां तक की बात समझ में आ रही है, तो हम आगे चलते हैं। Each of three strips behave as a continuous beam. ये हमने पहले भी डिस्कस किया कि कंटिन्यूस बीम के तौर पर करेंगे। In a similar way, the panel is divided into three strips in other direction. जो दूसरी डायरेक्शन होगी उसमें भी इसी तरह डिवाइड होगी। ठीक है, वन along the FOH, ठीक है, ये एक डायरेक्शन थी और ये आपके पास दूसरी डायरेक्शन थी। तो ये कॉलम स्ट्रिप, मिडल स्ट्रिप, ये कॉलम स्ट्रिप और ये मिडल स्ट्रिप, तो दोनों डायमेंशन के अंदर ये जो स्लैब्स हैं ये इस कॉलम और मिडल स्ट्रिप्स के अंदर डिवाइड हो जाएंगी। So referring to figure A, इस पर्टिकुलर फिगर को it can be seen that the middle strip are supported on the column strip. तो अगर आप ये देख रहे हैं कि ये जो मिडल स्ट्रिप है ये सपोर्ट कर रही है किस पे, कॉलम स्ट्रिप के ऊपर। ये जो स्ट्रिप है, ये स्ट्रिप, ये यहाँ से इसके ऊपर कॉलम स्ट्रिप के ऊपर सपोर्ट कर रही है। यहाँ से अगर आप देखेंगे ये किधर चलेगी, यहाँ से देखेंगे तो ये कॉलम स्ट्रिप के ऊपर सपोर्ट कर रही है। तो दिस पर्टिकुलर जो मिडल स्ट्रिप है, दिस इज रेस्टिंग ऑन द कॉलम। अगर ये मेरा हाथ जो आपकी तरफ चल रहा है ये कॉलम स्ट्रिप ले ले और इसको आप मिडल स्ट्रिप ले ले, तो ये जो मिडल स्ट्रिप है दिस इज रेस्टिंग ऑन दिस कॉलम स्ट्रिप। तो द लोड, इसके ऊपर जो लोड आ रहा है दिस इज बीइंग ट्रांसफर्ड ऑन द कॉलम स्ट्रिप एंड देन दिस कॉलम स्ट्रिप इज ट्रांसफरिंग दिस लोड टू दिस सपोर्ट एंड यहाँ से इस सपोर्ट के ऊपर जा रहा है। इसी तरीके से अगर आप यहाँ डालेंगे तो ये मिडल स्ट्रिप अपना लोड इस कॉलम स्ट्रिप के ऊपर डाल रही है और देन कॉलम स्ट्रिप फिर उस कॉलम के ऊपर और इस कॉलम के ऊपर अपना लोड ट्रांसफर कर रहा है अल्टीमेटली, which in turn transfer the load onto the column A, B, C and D in this panel. तो ये A, B, C और ये D के ऊपर अल्टीमेटली लोड ट्रांसफर होगा। Therefore the column strips carry more load than the middle strip. तो इसका मतलब ये होगा क्योंकि मिडल स्ट्रिप भी अपना सारा बोझ इस पे डाल रही है, ठीक है, अपना लोड कॉलम की स्ट्रिप पे डाल रही है, तो कॉलम स्ट्रिप वुड बी मोर लोडेड। तो जब लोड ज़्यादा आएगा तो उसके अंदर मोमेंट ज़्यादा आएंगी। Consequently The positive bending moment in each column strip is greater. जो पॉजिटिव मोमेंट होगी कॉलम स्ट्रिप में एट पॉइंट E, F, G और H के ऊपर वो ज़्यादा होगी, इज ग्रेटर देन द पॉजिटिव मोमेंट एट O इन द मिडल स्ट्रिप, क्योंकि ये अपना शेयर इधर भी दे रही है, ये इधर भी दे रही है, इधर भी दे रही है, इधर भी दे रही है। तो इन पॉइंट्स के ऊपर जो होंगी वो बेंडिंग पॉजिटिव मोमेंट जो होंगी वो ज़्यादा होंगी एज कंपेयर टू द बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट O इन द मिडल स्ट्रिप।
ऑल्सो द नेगेटिव मोमेंट एट द कॉलम ए बी सी एंड डी इन द कॉलम स्ट्रिप्स आर ग्रेटर देन द नेगेटिव मोमेंट एट ई एफ जी एच, क्योंकि यहाँ जो होंगी ये नेगेटिव मोमेंट भी आ रही होंगी, ठीक है। तो नेगेटिव मोमेंट फिर ए बी सी और डी के ऊपर जो होंगी वो ग्रेटर होंगी, ग्रेटर देन द नेगेटिव मोमेंट एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट। तो ये अब सारा की सारी कहानी सम अप हो रही है कि किस तरीके से मोमेंट्स आ रही हैं और किस तरीके से मोमेंट पॉजिटिव और नेगेटिव में डिस्ट्रीब्यूट हो रही हैं, और किस तरीके से पॉजिटिव और नेगेटिव मोमेंट कॉलम और मिडिल स्ट्रिप में हो रही हैं। तो अब अगर यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई है तो ये चीज़ बड़ी क्लियर हो जानी चाहिए कि जो हर कॉलम और हर मिडिल स्ट्रिप में पॉजिटिव मोमेंट्स भी आ रही हैं, नेगेटिव मोमेंट्स भी आ रही हैं। हर कॉलम और मिडिल स्ट्रिप में पॉजिटिव मोमेंट्स भी आएंगी, नेगेटिव मोमेंट भी आएंगी। तो जो पॉजिटिव मोमेंट है वो ग्रेटर होंगी आपके पास कॉलम स्ट्रिप के सेंटर वाले पॉइंट्स के ऊपर, नेगेटिव मोमेंट जो ग्रेटर होंगी वो कॉलम के बिल्कुल एजिस के ऊपर, जैसे ए बी सी और डी इस पर्टिकुलर फिगर के हिसाब से इस जगह के ऊपर नेगेटिव मोमेंट ज़्यादा होंगी, ठीक है। तो ये अब तक की सारी कहानी का वो है। तो विड्थ ऑफ द स्ट्रिप को मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, एसीआई कोड को यहाँ मैंने रेफर कर दिया है कि कितना है, 1/4 होता है। ये चीज़ हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ये 1/4 ऑफ द स्मॉलर ऑफ द पैनल, ठीक है। तो इसको मैं बड़ा क्विकली ले जाता हूँ। L1 क्या है ये भी हमने देख लिया है, L2 क्या है ये भी हमने देख लिया है। अब द पोर्शन ऑफ द पैनल बिटवीन टू कॉलम स्ट्रिप डिफाइन द मिडिल स्ट्रिप, ये भी हम बड़े अच्छी तरीके से डिटेल में इसको समझ चुके हैं। अब यहाँ आने से पहले मेरा ख्याल है कि हमें एक और ब्रेक ले लेना चाहिए, क्योंकि लॉन्गिट्यूडनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मोमेंट्स इन स्लैब्स है। ये जो कॉलम और मिडिल स्ट्रिप में मोमेंट जो हमने देखा कि पॉजिटिव और नेगेटिव मोमेंट आएंगी, वो कितनी आएंगी वो यहाँ पर हम इसको डिस्कस करेंगे इस पर्टिकुलर नेक्स्ट जो लेक्चर होगा, ताकि हमारे पास ब्रेक आ जाए, क्योंकि अच्छी खासी चंक ऑफ इन्फॉर्मेशन है ना, तो इतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपसे एब्जॉर्ब ना हो पाएगी, तो इसलिए हम इसको ब्रेक ले लेते हैं, ठीक है। तो स्टे ट्यून, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर हम इसको कंटिन्यू करते हैं। सो थैंक यू वेरी मच।